अच्छा, हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें आईआर की डिफिनेशन, उसके एलिमेंट्स, एक्टर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, डिस्कस किए थे इनके बारे में। तो आज का जो हमारा वो टॉपिक है वो है नेशन स्टेट सिस्टम। नेशन स्टेट सिस्टम। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक एक्टर स्टेट था। तो ये स्टेट बना कैसे? ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किए थे, ये बिना एक नेशन के, बिना एक स्टेट के, बिना एक सिस्टम के तो नहीं हो पाते। ये सिस्टम है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो सिस्टम है, जो स्टेट्स का है, जो नेशन का है, तो ये इट्स सेल्फ क्या है, ये कब वजूद में आई, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आज हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वाई, क्यों बना नेशन स्टेट सिस्टम, हाउ, कैसे बना, और इसका इम्पेक्ट क्या पड़ा, और इसका इम्पेक्ट अभी तक क्या है। तो ये तीनों क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। जो हमारा मेन क्वेश्चन है इस पूरे लेक्चर में, जो मेन क्वेश्चन है हमारा, इन तीनों एरियाज के अलावा वो डील करेगा जब हम यूरोप को स्टडी करेंगे। हमारा मेन जो क्वेश्चन होगा वो होगा यूरोप। जो हमारा फोकस होगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा, हम यूरोपियन हिस्ट्री को क्वेश्चन करेंगे। उसकी एनालिसिस करके हम डिसाइड करेंगे कि क्यों बना, कैसे बना, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो हमें यूरोप को देखना होगा, क्योंकि इसका जो स्टार्ट था यूरोप से हुआ था। अच्छा, यूरोप में उस टाइम एक डिबेट चल रही थी बिटवीन जो कैथोलिक्स थे। ये क्रिश्चियंस हैं। जो कैथोलिक चर्च था, जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, वहाँ पे एक डिबेट चल रही थी इनके अंदर ही। इनकी जो सोसाइटी थी या इनका जो स्ट्रक्चर था पावर का, वहाँ पे एक डिबेट चल रही थी कि जो पॉलिटिक्स है और इकोनॉमी है, उसके अंदर रिलीजन का कोई रोल ना हो। कि यूरोप की जो पॉलिटिक्स थी, जो इकोनॉमिक उसका जो स्ट्रक्चर था, उसमें रिलीजन का एक बहुत बड़ा किरदार था। तो कुछ लोग इस चीज़ पे खुश नहीं थे कि जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, चर्च है, वो इन चीज़ों को क्यों डील कर रहा है एक स्टेट के या एक एम्पायर के। तो यहाँ से दो स्कूल ऑफ थॉट हमारे बन गए इसी डिबेट से। जो टू स्कूल ऑफ थॉट्स, यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट आ गए। एक था कैथोलिक, कैथोलिक्स। सेकंड थे प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट। ये दो ग्रुप्स बन गए, स्प्लिट हो गए जो क्रिश्चियंस थे। क्रिश्चियनिटी में और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन ये जो मेन डिबेट था इनके दरमियान में था, चर्च, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का। तो यहाँ से दो स्कूल ऑफ थॉट आ गए क्रिश्चियंस के अंदर डिबेट में। जो प्रोटेस्टेंट थे वो ये कहते थे कि अगर जो साल्वेशन है किसी इंसान की, इट कम्स थ्रू
faith in God's grace rather than through human work. ये कहते थे अगर आपको साल्वेशन चाहिए तो उसमें ह्यूमन वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाके इबादत करें, अपना काम करें। आपको इन मामलात से क्या लेना देना है, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमी से, क्योंकि चर्च इन चीज़ों को डील कर रहा था रिलीजन के नाम पे। तो ये जो प्रोटेस्टेंट थे वो ये कहते थे कि भाई अगर आपको साल्वेशन चाहिए तो आप इंसान की चीज़ों को छोड़ दें, आप खुदा की जाके इबादत करें, अपना काम करें। इसके नतीजे में 1517 में, ये डेट्स याद रखें, जो प्रोटेस्टेंट थे उनमें रिफॉर्मेशन आई, इनकी रिफॉर्मेशंस आई। इसमें फिर एक नाम बहुत मशहूर है, वो है मार्टिन लूथर। एक मार्टिन लूथर किंग है, एक मार्टिन लूथर है, और ये एक जर्मन थियोलॉजियन थे, एक मॉन्क थे और एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। तो ये इस बंदे की थोड़ी बायोग्राफी हो गई। इसने क्या किया, ये जो मार्टिन लूथर था, एक चर्च था, तो ये गया, इसने उस चर्च के दरवाजे पे 95 थीसिस रखे, सजेशंस थे इसके, रिफॉर्म्स के, पोस्टेड ऑन डोर ऑफ कासल चर्च जो विटनबर्ग में था। ये मैं सारी चीज़ें लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि लोगों को नोट्स चाहिए, और जब कोई टीचर उनको लिख के समझाता है तो उनको ज़्यादा समझ आती हैं, बजाय कि मैं बस बोलता रहूँ और आप लोग बोर होते जाएं। तो आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से, बजाय कि आप लोग सर्च करें ये सारी चीज़ें, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो ये जो 95 इसने जो थीसिस दरवाजे पे लगाए थे कैसल चर्च के, तो इस पे एक बहस छिड़ गई। तो लूथर थे, उसको एक्स कम्युनिकेट किया गया। उसको एक्स कम्युनिकेट किया गया बाय पोप लियो 10 1521 में, कि ये आपने क्या गुस्ताखी की है हमारे खिलाफ। और फिर इसको जो डाइट है, डाइट ऑफ वॉर्म्स, यहाँ पे पेश हुए और उसने रिफ्यूज़ किया, ही रिफ्यूज्ड, कि ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं या सजेशंस मैंने दी हैं, आई रिफ्यूज़ टू टेक देम आउट, मैं हटने वाला नहीं हूँ जो राइटिंग मैंने की है। फिर प्रोटेस्टेंट सिर्फ एक मार्टिन लूथर तो नहीं थे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, सिंपथाइज़र थे,
तो जो सिंपथाइजर्स थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया मार्टिन लूथर को और उसके जो साथी थे जो प्रोटेस्टेंट थे। और ये मोस्टली जो जर्मन्स एरिया थे वहाँ पे इनको पनाह मिली, जर्मन कासल्स में। जाहिर है जहाँ पे जो कैथोलिक्स थे यहाँ पे इनको नहीं छोड़ा तो ये वहाँ चले गए जहाँ इनके सिंपथाइजर्स थे, तो जर्मनी था, जर्मनी का एरिया। तो वहाँ पे मार्टिन लूथर ने जो वार्टबर्ग है टाइम गुजारा अपना, स्पेंट टाइम, और उसने ट्रांसलेट किया न्यू टेस्टामेंट जो है, जो क्रिश्चियंस का बाइबल इसको कहते हैं हम, इसको ट्रांसलेट किया इनटू जर्मन, जर्मन लैंग्वेज। जाहिर है जब उसने ट्रांसलेट किया तो उसने अपने जो जो एक थिंकिंग है, जो एक माइंडसेट है, उसकी तरीके से ही इसको ट्रांसलेट किया, जो वर्डिंग्स हैं, जो चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से अभी तक जो कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट बाइबल हैं उनमें बहुत जगहों पे फ़र्क नज़र आता है। तो ये सारा किस्सा हुआ, इनकी एक हिस्ट्री थी कि कैसे आपस में ये स्प्लिट हो गए। फिर यही ये स्प्लिट जो है ये जाके आगे एक बहुत बड़ी जंग की वजह बनती है, जो 1608 में वापस इनकी एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, जो कैथोलिक्स और जो प्रोटेस्टेंट थे। क्योंकि जर्मनी जब ये गए थे तो जाहिर है यहाँ पे बहुत सारे लोग बन गए जो प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट पे यकीन रखते थे। फिर बाइबल भी ट्रांसलेट हो गया जर्मन लैंग्वेज में, तो इसके मानने वाले भी ज़्यादा हो गए और आपस में इनके इख्तिलाफात बढ़ने लगे। जो कैथोलिक्स थे और प्रोटेस्टेंट एम्पायर्स थे, जो बादशाह थे, आम सिविलियंस जो थे। फिर 23 में 1618 को इनकी फुल फ्लेज्ड एक जंग स्टार्ट हुई, कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट, PROS। इनकी आपस में एक जंग स्टार्ट हुई जो कि 30 साल तक चली। और ये जंग कहाँ से स्टार्ट हुई? ये हाउस ऑफ हैब्सबर्ग से स्टार्ट हुई, हैब्सबर्ग। क्योंकि ये जो हैब्सबर्ग थे, हाउस ऑफ हैब्सबर्ग, इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया था जो रिलीजियस फ्रीडम है प्रोटेस्टेंट्स का। इस पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन की थी, रिलीजियस फ्रीडम पे। और फिर जो प्रोटेस्टेंट थे इन्होंने क्या किया, जो इनके गवर्नर्स थे इनको, जो कैसल के विंडोज़ थे, खिड़कियाँ थी, और इनके जो सेक्रेटरीज थे इनको वहाँ से फेंक दिया, दे थ्रू देम, इनको मार दिया। तो यहाँ से ये जंग स्टार्ट हुई इनकी 1618 में। और ये जंग फिर ख़त्म हुई, अगर 30 साल चली है तो ये 1648 को ये जंग ख़त्म हुई। और ये तब ख़त्म हुई जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया, इस ट्रीटी की वजह से ये जंग ख़त्म हो गई, इनके दरमियान सुलह हो गया। और इसको एक्चुअली में पीस ऑफ वेस्टफीलिया बोलते हैं, क्योंकि जंग थी, जंग ख़त्म हो गई तो पीस आ गई, तो इसको वेस्टफीलिया, पीस ऑफ वेस्टफीलिया या फेलिया इसको ये कहते हैं। यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया, जो प्रिंसिपल डिसीजन था
एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया कि रिलीजन जो है, जो कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को डील कर रहा था, कैथोलिक्स जिसको मानते थे कि ये हो डील करे इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को रिलीजन, क्योंकि इसी में ही उनकी पावर थी। जो कैथोलिक चर्च था इसमें उसकी पावर थी। PROSTANT प्रोटेस्टेंट जो थे वो कहते थे नहीं, ये आपस में कोई इनकी रिलेशन ना हो, ये अलग चीज़ें हैं, रिलीजन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, इकोनॉमी अलग है, रिलीजन को स्टेट की चीज़ों से कोई वाबस्तगी रखनी नहीं चाहिए। तो ये जब हुआ तो जो कैथोलिक्स थे उनकी हार हो गई ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में, और जो प्रोटेस्टेंट थे ये जीत गए विक्टोरियस। जब ये जीत गए तो डिसीजन ये हुआ कि जो रिलीजन है ये एक इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल चीज़ है, तो हर किसी का अपना एक पर्सनल चीज़ है। एक पर्सनल चीज़ को स्टेट के अफेयर्स में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विद स्टेट। तो ये सारा इसका बैकग्राउंड था कि कैसे नेशन स्टेट सिस्टम वजूद में आई। इसमें ये हिस्ट्री एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि आईआर में जब तक हम हिस्ट्री को नहीं समझेंगे तो हम आगे जाके जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको हम नहीं समझ सकते। और स्टेट को समझने के लिए, नेशन स्टेट को समझने के लिए हमें नेशन स्टेट सिस्टम को समझना था, और नेशन स्टेट को समझने के लिए हमें ये जो पूरा हिस्ट्री मैंने बयान किया इसको समझना था। क्योंकि हम अगर ना समझें तो आप पेपर में या किसी के सामने कोई एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं दे सकते, आपको वापस ये चीज़ें पढ़नी होंगी। तो बजाय कि बाद में आप इसको पढ़ें, इससे बेहतर है कि आप बेसिक से स्टार्ट करें और ये सारी चीज़ें पढ़ते रहें ताकि आपको आगे जाके आसानी हो। तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि इसके मेन पिलर्स क्या हैं। ऑफ TOW, जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ, इसके मेन पिलर्स क्या थे, इस ट्रीटी के अंदर क्या ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से नेशन स्टेट सिस्टम बना, जिसकी वजह से बाद में स्टेट्स बने, नेशनलिज्म आ गई, आईआर बन गया, जंगें हुई। तो जब हम इसको समझेंगे तो हमारे लिए आईआर बहुत आसान होगा, आज के जो स्टेट्स हैं उनको समझना बहुत आसान होगा। जब तक हम मेन पिलर्स को नहीं समझेंगे, हमारे लिए आईआर ऐसे है कि बस एक सिलेबस है जो हम रट्टा मार के पेपर में जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज हुआ हमें फिर कुछ समझ नहीं आएगा, फिर हम बाहर जब निकलते हैं हम बोलते हैं पेपर आउट ऑफ सिलेबस था या पेपर बहुत मुश्किल था। लिटरली मैंने CSS के जितने भी अटेम्प्ट्स दिए हैं, जो कि 3 हुए स्पेशल के साथ, मैंने एक लफ्ज़ भी आईआर का नहीं पढ़ा है, ना मैंने सिलेबस कंप्लीट किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के टाइम अच्छे से आईआर पढ़ा है और एंगेज रहा हूँ। जो किताबें हैं, जो हिस्ट्री है, चीज़ें हैं, मैंने पढ़े हैं, मैंने देखे हैं। ना मैंने कोई एकेडमी, ना मेरा आईआर में कोई मेंटोर था। सेल्फ स्टडी, डिटेल में स्टडी, उसकी हिस्ट्री को समझा है, अप टू डेट रहा हूँ। और जो मेरे मार्क्स हैं, विदाउट एनी एकेडमी, विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एनी रिवीजन, विदाउट एनी नोट्स, जस्ट किताबें पढ़ी हैं, 108 आईआर में। जो लास्ट 2025 का जो CSS था, जो कि लोग कहते हैं हिट हुआ था, इसमें नंबर आईआर में बहुत कम मिले थे, आई स्कोर 95।
आई थिंक 95 और 98 इसी तरह, 95 या 98, जो कि कम है लेकिन तैयारी भी मुझे पता है। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे 92 टू 95 उनके नंबर्स थे, मतलब फेल नहीं हुए और इतने बुरे नंबर भी इनके नहीं आए, और कुछ फेल हो गए थे मेरे कुछ दोस्त कोलीग्स जिन्होंने आईआर पढ़ा है या सोशल साइंस पढ़ा है, वो आईआर में फेल भी हुए थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेन पिलर्स देखेंगे।